15 अगस्त 1947 यूँ तो भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के साथ ही हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां मौजूद थी, जिसमें से पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण करने की चुनौती। क्योंकि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा, कई रजवाड़ों में बंट जाएगा, है ना। लेकिन इसमें सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल जी ने सभी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया। तो इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में समझा है। हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो लोकतंत्र के बारे में है। वैसे चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। लेकिन इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो प्रथम आम चुनाव था वो किस तरीके से चुनौतियों से भरा हुआ था, और ऐसा भी माना जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र केवल अमीर देशों में ही स्थापित हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव करवाने होते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना करनी होगी, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला था। तो ऐसा माना जा रहा था कि भारत जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन हमारे नेताओं ने सपना देखा था, हमारे लोगों ने सपना देखा था कि भारत आज़ाद होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही भारत में कायम होगा, ठीक है। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एक बार भारत में अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गया ना, तो दोबारा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, है ना। जैसे हम चाइना की बात कर ले, हम पाकिस्तान की बात कर ले, यहाँ पे एक बार अलोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई तो क्या दोबारा लोकतंत्र की स्थापना परमानेंट वहाँ पे हो पाई? नहीं हो पाई, है ना। तो लोकतंत्र की स्थापना करने की भी एक बहुत ही गंभीर चुनौती हमारे सामने मौजूद थी। तीसरी समस्या आपको पता है नियोजित विकास करने की, जिसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और तीसरे चैप्टर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो नियोजित विकास की राजनीति में हमें, या नियोजित विकास करने की चुनौती में क्या सामना करना पड़ता कि हमारे पास उस समय संसाधन मौजूद नहीं था, है ना। किस तरीके से अपने संसाधनों का हम, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, उसको हम कैसे नियोजित तरीके से इस्तेमाल करें कि अमीर गरीब सभी की भलाई हो सके, सभी को हम साथ लेके चल सके, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की चुनौतियां हमारे देश के सामने आज़ादी के बाद मौजूद थी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो एक तरीके से चुनौती था उसको हम समझेंगे। लोकतंत्र स्थापित करने को लेकर जो भी चुनौतियां आई थी उसको हम समझने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। हमारी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति वाली, उसका चैप्टर नंबर है 2, ठीक है। तो चलिए आगे इस चैप्टर में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उसको हम समझना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि चुनाव हो, है ना। पार्टियों की स्थापना की जाए, पार्टियां चुनाव में लड़े, चुनाव में खड़े हो, और उसके बाद चुनाव हो, ठीक है। इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसका मेन काम था भारत में जितने भी चुनाव होंगे, राज्यसभा के, विधानसभा के या फिर लोकसभा के, वो सभी प्रकार के चुनाव को करवाएगा। और चुनाव आयोग का जो पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी भारत के चुनाव करवाने की। पहले आम चुनाव को करवाने में चुनाव आयोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि चुनाव आयोग को पहला आम चुनाव जो था उसको करवाने में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, पहली समस्या थी चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, है ना। चुनाव करवाने के लिए जरूरी था कि भाई चुनाव के अलग अलग जो क्षेत्र है उसका सीमा तय किया जाए। ये इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। दूसरी समस्या थी मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब ये है कि जो भी वयस्क लोग हैं, वयस्क व्यक्ति है, उन सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। उस समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से अगर हम महिलाओं की नाम की बात करें, बहुत सारे महिलाओं का नाम चुनाव जो मतदाता सूची उसमें दर्ज ही नहीं किया गया, ठीक है। बहुत सारों का दर्ज किया भी गया तो अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, मतलब उनका खुद का नाम दर्ज नहीं किया गया, ठीक है। मतलब 40 लाख महिलाओं का नाम ऐसे दर्ज किया गया था, अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, इस तरीके से दर्ज किया गया। तो इस मतदाता सूची को चुनाव आयोग ने मानने से मना कर दिया। इसके अलावा भारत में साक्षरता की भी कमी थी। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, वो चुनाव के तरीके को समझ नहीं सकते थे, है ना। मतदान करने का जो तरीका था उसको भी नहीं समझ सकते थे। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। चौथी समस्या थी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देने की, क्योंकि उस समय भाई नॉलेज नहीं था किसी को, चुनाव कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किसी को मालूम नहीं था। मैं आपको बता दूं, लगभग हमारे को 489 सांसद चुनने थे, और विधायकों की बात करें तो 3200 विधायकों को चुनना था, ठीक है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को क्या करना पड़ा, लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा चुनाव अधिकारियों, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना पड़ा, ट्रेनिंग देना पड़ा। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या थी। इसके अलावा गरीबी भी एक रीजन था जिसकी वजह से चुनाव करवाना बहुत ज़्यादा टफ था। ऐसा माना जा रहा था कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही कायम हो सकता है, गरीब राष्ट्र
लोकतंत्र को नहीं चला सकते, चुनाव नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धन दौलत खर्च होने वाले थे, पैसे खर्च होने वाले थे, है ना। तो ये सभी आप पॉइंट्स बता सकते हैं जिसकी वजह से भारत में प्रथम आम चुनाव में समस्याएं आई थी। प्रथम आम चुनाव को करवाते समय चुनाव आयोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। देखो, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ उसकी ना कई जगह से आलोचना की गई, कई लोगों ने इसकी आलोचना की। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। ठीक, इस तरीके से भारत की आलोचना की गई। वैसे तो चुनाव भाई 2 बार स्थगित किए गए। जो चुनाव वैसे हुआ वो 1951 के अक्टूबर से लेके 1952 के फरवरी महीने तक चला, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्से में जो वोट डले वो 1952 में ही डले थे, इसलिए इसको 1952 का ही आम चुनाव कहा जाता है। और इसमें कंपटीशन भी तगड़ा था, ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी हुआ। हर एक सीट पर 4 उम्मीदवार खड़े थे मैदान में, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में बाजी मारी और ये पहला जो आम चुनाव था वो बिल्कुल सफल सिद्ध हुआ और जितने भी आलोचक थे उनका मुंह बंद कर दिया। तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मानते थे। देश से बाहर के जो भी लोग थे वो भी हैरान थे इसको देख के कि भारत में कैसे गरीब एक राष्ट्र में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, चुनाव सफल हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया और 1952 का जो आम चुनाव था वो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो हमारा जो पहला जो आम चुनाव था वो पूरी तरीके से सफल सिद्ध होता है और हमने पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित किया, क्योंकि हम गरीब राष्ट्र थे, है ना, अनपढ़ लोग थे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी सफल चुनाव हुआ यहाँ पे और इसने ही दुनिया के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित किया। मतलब दुनिया को ये दिखाया कि हाँ भाई, गरीब राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। कांग्रेस पार्टी ने हर आम चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। जैसे कि अगर हम पहले आम चुनाव की बात करें जो कि 1952 में हुआ था, इसमें लोकसभा की 489 सीटें थी। 489 सीटें में से 394 यानी कि 364 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में गई। हम अगर दूसरे आम चुनाव की बात करें जो कि 1957 में हुए थे, उसमें लोकसभा की सीटें 494 है ना, उसमें से 371 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे आम चुनाव की जो कि 1962 में हुआ था, इसमें भी लोकसभा की सीटें 494 थी और इसमें से 361 यानी कि 361 सीटें कांग्रेस के झोली में गई थी। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था, कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। तो ये आखिरकार कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा 3 आम चुनाव में? 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी ने क्यों जीत हासिल किया, उसके रीजन को भी हम अब समझते हैं। सो इसके पीछे का पहला रीजन हम बताएंगे, स्वाधीनता संग्राम का विरासत हासिल था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चले थे वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही चलाए जा रहे हैं, तो इसका विरासत भी इसको मिला हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध नेता भी इसमें शामिल थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, हम सरदार पटेल की बात करें या फिर और भी दूसरे नेताओं की बात करें, सब कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे। ज़्यादातर फेमस नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसके कमान को संभाला, भारत में चुनाव प्रचार किए, अलग अलग जगह पे गए, कांग्रेस पार्टी की जो भी बातें थी वो लोगों के सामने रखा उन्होंने। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी। इसकी योजनाएं बिल्कुल लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाती थी। जब कोई दूसरी पार्टी अपनी योजना बना ही रही होती थी तो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी अपनी योजना बना के लोगों के सामने रख देती थी। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप बता सकते हो, सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां बाद में मतलब पार्टियां बनी और भी पार्टियां बनी, लेकिन वो काफी समय बाद बनी थी। ये काफी पुरानी पार्टी थी, तो इसके वजह से भी इसको फायदा मिला। इसके अलावा चौथा पॉइंट बता सकते हो, सभी वर्ग को समेटकर चलने की प्रकृति थी इसकी। कांग्रेस पार्टी में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, गरीब, अमीर, जमींदार, ब्राह्मण, ठीक है, निचले तबके के लोग, सभी को इसने अपने पार्टी में समा रखा था। सभी लोगों को इसमें अपने पार्टी में जगह कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था। तो इस वजह से सभी वर्ग के लोग इसको वोट देते थे, सभी वर्ग के लोग चुनाव में
इसको जिताते थे, आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 कारणों की वजह से कांग्रेस ने 3 आम चुनाव में लगातार जीत हासिल की। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, किस तरीके से भारत में इसका वर्चस्व कायम हुआ, कैसा था इसका नेचर। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसमें एक पार्टी का प्रभुत्व रहा हो। दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें मतलब एक पार्टी का दबदबा रहा, कई सालों तक रहा। लेकिन बाकी मुल्कों में जो एक पार्टी का दबदबा रहा और भारत में जो कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, मतलब एक पार्टी का दबदबा रहा, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। भारत में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहा वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के आधार पर ही रहा, लोकतांत्रिक आधार पर ही रहा। लेकिन दूसरे देशों में जो एक पार्टी प्रभुत्व में रही वो लोकतंत्र की कीमत पे कायम हुआ था, लोकतंत्र को खत्म करके उस पार्टी को सत्ता में लाया गया था, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ देश, जैसे कि हम चीन, क्यूबा और सीरिया की बात करें तो वहां के संविधान में ही एक पार्टी को ही शासन चलाने की अनुमति दी गई है, दूसरे पार्टी कोई है ही नहीं वहां पे। तो इस वजह से वहां पे एक पार्टी का प्रभुत्व कायम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया की अगर हम बात करें तो इन देशों में सैन्य उपायों के चलते यहाँ पे एक पार्टी का दबदबा रहा, है ना। अगर हम मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान की बात करें तो यहाँ भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था। ठीक है, अब भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा वो इन सभी देशों से बिल्कुल अलग रहा। यहाँ पे लोकतांत्रिक स्थिति में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, है ना। चुनाव हुए, चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हुए, बल्कि निष्पक्ष मतलब ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं था, निष्पक्ष हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती गई, है ना। और ऐसा ही हाल कुछ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी भी ऐसी ही हालत थी। वहां पे भी कई दशकों तक इसी पार्टी ने लोकतांत्रिक स्थिति में अपना सत्ता स्थापित किया। तो ये आप कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में आप बता सकते हैं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। देखिए 1957 में ही क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का सामना करना पड़ता है, हार का स्वाद चखना पड़ता है। और 1957 के मार्च महीने में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की और 126 में से 60 सीटें उसको हासिल हो गई थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी इसको समर्थन किया था। इस वजह से केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और दुनिया में पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई होगी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होगी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि कहीं भी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। केरल एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 1959 में क्या होता है, केंद्र सरकार ने यहाँ की जो मतलब सरकार है उसको सत्ता से हटा दिया, वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब विवादप्रस्त मुद्दा भी रहा और पहली बार मतलब आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के तौर पे इसको देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का विरोध भी किया गया। ठीक है, तो ये केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वाला टॉपिक आपका हो चुका है। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें नव शिक्षित वर्ग जो थे या फिर कामकाजी जो लोग हैं या फिर व्यापारिक वर्ग है, जो शिक्षित लोग है ना, अमीर लोग हैं, उनका ही दबदबा था। लेकिन 20वीं सदी आते आते तक जैसे जन आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसका जो क्षेत्र था वो बढ़ा, है ना। इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ ऊंची जाति के लोग जो थे या फिर अमीर लोग थे उन्हीं का दबदबा था, अभिजन लोगों का दबदबा था, पैसे वाले लोगों का दबदबा था। लेकिन जैसे कांग्रेस के सबने अवज्ञा जैसे आंदोलन चले तो उसके बाद इसका जो सामाजिक आधार था वो बढ़ा। इसमें शहर के जो लोग थे वो भी शामिल हुए, इसमें जो गांव के लोग थे वो भी शामिल हुए, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो भी शामिल हुए, ऊंचे वर्ग के जो लोग थे इसमें वो भी शामिल हुए, किसान भी शामिल हुए, मजदूर भी शामिल हुए, व्यापारी भी शामिल हुए। तो इसका आधार धीरे धीरे बढ़ा, इसमें धर्म, जाति, वर्ग, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। तो इसका जो सामाजिक आधार था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। तो सामाजिक गठबंधन के रूप में ये मजबूत हुआ। उसके बाद विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अनेक विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग शामिल थे, जैसे कि इसमें क्रांतिकारी भी थे, इसमें शांतिवादी भी थे, है ना, इसमें कंजर्वेटिव भी थे, इसमें रेडिकल भी थे, यानी जो पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं। इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा को मानने वाले भी लोग थे, इसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी, दक्षिणपंथी यानी कि जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वामपंथी यानी कि जो गरीबों के भलाई की बात करते हैं। इन सभी का मतलब इसमें पार्टिसिपेट था, ये सभी इस पार्टी में शामिल थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में भी हम
देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। अगला टॉपिक है गुट में तालमेल और सहनशीलता। जैसे कि जो कांग्रेस पार्टी था ना, एक गठबंधन के रूप में था, है ना। अब इसमें भाई तालमेल बनाना और लोग जो पार्टी के जो सदस्य है वो सहनशील बने, उसके लिए भी तो भाई कुछ कदम उठाए गए होंगे। देखिए, कांग्रेस की गठबंधनीय जो स्वभाव है ना, उसमें एक असाधारण ताकत उसको प्रदान किया था। जो गठबंधन बनाने की जो इसकी क्षमता थी, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। पहली बात तो ये थी कि जो भी मतलब गठबंधन में आए, एक तरीके से जो भी आता था ना, उसको इस गठबंधन में जगह मिल जाती थी, उसको शामिल कर लिया जाता था। यह गठबंधन जो था वो सुलह समझौते के रास्ते पर चलता था। मतलब सारी चीज़ें इसमें फैसले लिए जाते थे, समझौते होते थे, बात विचार होता था, उसके बाद फैसले लिए जाते थे। और इस चीज़ ने क्या किया, विपक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न कर दी, है ना। विपक्ष कोई बात कहना चाहता तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसको तुरंत जगह मिल जाती है। मतलब कांग्रेस के अंदर सारे विचारधारा को मानने वाले लोग थे, सभी विचारधारा को मानने वाले मतलब नेता लोग थे। तो अगर कोई विपक्षी पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर आता तो कांग्रेस पार्टी सीधा बोल देता, भाई सीधा मतलब बोल सकती थी कि भाई ये विचारधारा को मानने वाले तो लोग है ही हमारे अंदर, हम भी इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये चीज़ था। अपने गठबंधनीय स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील, और इस स्वभाव ने उसके विभिन्न गुटों को बढ़ावा दिया। मतलब और ज़्यादा गुट जो गठबंधनीय स्वभाव थी और जो सहनशीलता की जो इसकी क्षमता थी, इसने क्या किया, इसके गुट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और ज़्यादा मजबूत किया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। गुटों में तालमेल और सहनशीलता वाले टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो भाई थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा इस टॉपिक को ना थोड़ा टफ बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 3 आम चुनाव में लगातार जीत हासिल कर ली तो उस समय विपक्षी पार्टियों की भारत में कमी थी, बल्कि 1952 का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, उससे पहले ही कई विपक्षी पार्टियों का उद्भव हो चुका था। लेकिन 60 और 70 1960 से 1970 के दशक में इन्होंने क्या किया, अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम जितने भी विपक्षी पार्टियों को देखते हैं ना, वो सब पार्टी कहीं ना कहीं 1950 से के दशक के आसपास जो पार्टियां बनी थी, उससे पहले की जो पार्टियां बनी थी, उन्हीं से पार्टियां निकली हुई है। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में या कहीं भी विपक्षी पार्टियों की भाई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विपक्षी पार्टी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी, सरकार की योजनाओं का विरोध करेंगी। जैसा कि भारत में भी हुआ, जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, सरकार को निरंकुश होने से भी बचाया। मतलब कि अगर विपक्षी पार्टियां नहीं होगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहेगा, वो अपनी मनमाने तरीके से नीतियां बनाएंगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों का आलोचना भी किया। ठीक है, जब स्वतंत्रता की घोषणा के बाद आपको पता है कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, तो मंत्रिमंडल में जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने विपक्षी नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो अक्सर वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार जाहिर करते थे, इजहार किया करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को अपने सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया था। ठीक है, तो ये विपक्षी पार्टियों के बारे में आप चीज़ें बता सकते हैं। अब हम सीधा क्या करते हैं, अपने देश में जितने भी उस समय विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ था, जिसमें से हम 4 विपक्षी पार्टियों के बारे में जानने वाले हैं। लगभग 5 से 8 मिनट और लगेगा इस वीडियो में और आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे हम अपने विपक्षी पार्टियों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले पार्टी की बात करते हैं जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, देखिए सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1934 में जो युवा नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो अंदर जो युवा नेता थे उन्होंने किया था। और वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले थे, है ना। 1948 में क्या हुआ, कांग्रेस के संविधान में कुछ बदलाव हुआ। ठीक है, और ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना हासिल कर सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कुछ सदस्य थे वो सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल थे और कांग्रेस पार्टी में भी शामिल थे। तो इसलिए क्या किया जो कांग्रेस पार्टी उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया, है ना, और ताकि जो नेता लोग थे वो दोहरी सदस्यता हासिल ना कर सके। मजबूरन उनको एक अलग अपने आप को अलग करना पड़ा और ये अलग कब हुए, 1948 में अलग हो गए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से
मतलब अलग पार्टी की स्थापना कर दी। वैसे अगर डेट की बात करें स्थापना की तो 1934 ही आप बताएं, ठीक है, 1934 ही आपका डेट रहेगा। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कोई खास भाई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो समर्थक थे वो काफ़ी निराश भी हुए, ठीक है। इस पार्टी के जो संस्थापक है वो है आचार्य नरेंद्र देव, ये नाम याद रखना भाई। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी, तो ये नाम आप जरूर याद रखना। अब इसके हम विचारधारा की बात करें तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती है, यानी कि लोकतंत्र भी हो, समाजवादी विचारधारा को तो ये मानते ही मानते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि कांग्रेस, उनका मानना यह था कि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो पूंजीपतियों और जमींदारों के पक्ष में काम करती है, मजदूरों और किसानों के लिए योजनाएं नहीं बनाती है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे। इसके अगर हम प्रमुख लीडर्स की बात करें, नेता की बात करें, तो भाई जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी जैसे नेता इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इन नेताओं के नाम आप बताएंगे। अगला पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, इसकी स्थापना की कहानी को अगर हम समझे तो 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट जो ग्रुप है उसका उभार देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ये रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। आपको पता है 1917 में रूस में बोल्शेविक यानी कि जिसको हम रूसी क्रांति भी बोलते हैं वो हुआ था, और उसी से प्रेरित थे, और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह पर अपनाने, मतलब साम्यवाद की राह को अपनाने की तरफदारी करते थे। ये चाहते थे कि साम्यवादी राह को हम अपनाएं। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। 1941 में क्या हो गए? अलग हो गए। और इस समय साम्यवादियों ने जो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन के को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया, है ना। 1941 में क्या हो गई? कांग्रेस से अलग हो गए, है ना। और इन्होंने किनका सपोर्ट किया? आपको पता है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो उस समय उन्होंने ब्रिटेन का सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। विचारधारा की बात करें तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, जैसा कि आपको पता है रूस में या चाइना में ऐसा ही है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो वहीं से भी ये विचारधारा प्रभावित थी। ये पार्टी के जो सदस्य थे उसी विचारधारा से प्रभावित थे। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, यानी कि चीज़ों का जो आवंटन है वो सरकार करे, है ना। कृषकों व मजदूरों के हितों का समर्थक है पार्टी की, भाई किसानों के लिए योजनाएं बनाए, मजदूरों के लिए योजनाएं बनाए। यूएसए एवं पश्चिमी देशों का विरोध, जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये पार्टी क्या करती थी? विरोध करती थी। इसके अगर हम प्रमुख नेताओं की बात करें तो के गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नमुंदरी पाद, ठीक है, नाम थोड़ा टफ है, आप याद कर लेना। पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया जैसे नेता इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये इस पार्टी के लीडर्स हो गए। अब देखिए, पार्टी में विभाजन की बात कर लेते हैं। ये पार्टी कब विभाजित हुआ? तो चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964 में 1964 में टूटकर अलग हो गई, है ना। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले जो लोग थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही बने रहे, जबकि जो इसका विरोध करते थे, जो चाइना को मतलब सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो बन गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, है ना, जिसको हम CPIM बोलते हैं के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की, मतलब ये पार्टी जो थी वो दो भागों में बट गई, ठीक है। एक तो सिंपल जिनको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोल देंगे, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला जो पार्टी है वो है भारतीय जनसंघ पार्टी। देखिए, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी के संस्थापक थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। मतलब ये जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से ही निकली थी, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में। इसके अगर हम विचारधारा की बात करें तो ये जो पार्टी है वो देखिए, इस पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर
दिया था। इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। यानी कि जो हम परंपरागत तरीकों को अपना के, भारतीय संस्कृति को ही अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। ठीक है, इसके अलावा इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों रियायतों की बात का विरोध किया। यानी कि जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है, जो सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है, उनको जो रियायत दी जा रही है, जो छूट दी जा रही है, उसके विरोध इन्होंने मतलब उसका विरोध किया। देखिए, अभी जो हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है वो इसी पार्टी से निकली है। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी से ही निकली है ये पार्टी। ठीक है, अब देखिए प्रमुख नेता की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय है ना, बलराज मधोक, ये 3 नेताओं के नाम आप बता सकते हैं इसमें। अब हम अगले पार्टी की बात करते हैं जो कि है स्वतंत्र पार्टी। देखिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की गई थी। इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो सी राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, और इसके अलावा इस पार्टी में और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि के मुंशी है, आपके एन.जी. रंगा है, मीनू मसानी है ना, ये सब इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। मतलब आर्थिक मसलों पर ही अपना पक्ष रखती है। अब इसके विचारधारा को समझ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित पार्टी थी, है ना, पूरी तरीके से पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका की विचारधारा से कहीं ना कहीं ये प्रभावित थी ये पार्टी, है ना। तो आपको पता है कि अमेरिका में ही पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई है। तो इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। समाजवाद का तो भाई खुले तौर पे विरोध करते थे, है ना। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना करते थे। मतलब कि पूरी तरीके से चाहते थे कि अर्थव्यवस्था को ना खोला जाए, अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप ना करे, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ना हो। ठीक है, यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के खिलाफ थी। भाई, जो गरीब लोगों के लिए जो कर की व्यवस्था की जाती है ना, तो उसके भी ये पार्टी खिलाफ थी। इस दल के निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। मतलब निजी जो क्षेत्र है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको खुली छूट दी जाए, इसकी तरफदारी उन्होंने की थी। तो ये आपके सभी पार्टियों के बारे में था, सभी पार्टियों की विचारधारा भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप चाहे तो एक बार भाई दोबारा वीडियो को देख के सारे टॉपिक को समझ भी सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए।